नाम उवैस जाफरी है। मैं और आप इस बदकिस्मत शहर के रिहायशी हैं जिसका नाम कराची है। आज कराची में अनऑफिशियल जो डाटा है उसके मुताबिक आबादी की तादाद 3 करोड़ से ज्यादा है। गर्मी की शिद्दत आपके सामने है। मई का महीना शुरू होते ही टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री को छू जाता है। अगर आपको याद हो तो आज से तकरीबन एक दिहाई पहले या 1.5 दिहाइयों पहले यानी कि 15 साल पहले कराची में सूरत हाल ये होती थी कि हम टैप वाटर पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। यानी कि हमारे घरों पे जो पानी पीने के लिए मैसर होता था वो वही होता था जो हमारी भलाई मंजिल पे मौजूद टंकियों में भरा जाता था, जो वाटर बोर्ड के जरिए हमारे टैंक के अंदर आता था। हम अपने टैंक से अपनी टंकी तक उस पानी को रसाई देते थे और उसके बाद टैप वाटर हम पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब आप इसको, या जो नई नस्ल है वो इसको एक ख्वाब भी समझ सकती है। इसकी वजह यह है कि अब हम बाकायदा तौर पे तमाम घरों में या तो आरओ पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा जिसके पास पैसा है वो मिनरल वाटर का इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि हम मुकम्मल तौर पे 3 करोड़ की आबादी जो है वो पीने के लिए पानी खरीदने पर मजबूर है। 2-3 अवामिल मिलकर हमारी बर्बादी का सबब बन रहे हैं और अगर इस वक्त मेरी बातों पर गौर नहीं किया गया तो यकीन मानिए कि आने वाले 10 से 15 साल के बाद मेरे और आपके बच्चे जो हैं वो तबाही के दिखाने पर तो हम लोग मौजूद हैं, वो तबाह हाल शहरी ही बन के शायद अपनी जिंदगियों को गुजारेंगे। वजूहात बहुत सारी हैं और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया और मौसमियाती तब्दीलियों को लेकर भी किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेगी। आप अक्सर देखते हैं कि आपको खबरों में ये मिलता है कि भारत में मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी होता है। तो फिर हम ये गौर करते हैं कि क्या बिहार में तेज बारिशें हो रही हैं, सेंट्रल इंडिया में तेज बारिशें हो रही हैं या साउथ इंडिया में तेज बारिशें हो रही हैं? नहीं, हम देखते हैं कि महाराष्ट्र जिसके शहर मुंबई को कराची का जुड़वा शहर भी कहा जाता है, वहां पर भी मुस्तकिल नौइयत पर बारिशों का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन कराची वो बदकिस्मत शहर है जहां बादल नहीं बरसते। इसकी क्या वजूहत है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने शहर को और अपने शहर के सराउंड के जितने इलाके थे उनको दरख्तों से आजादी दिलवा दी है। एक वक्त था कि सिंध की जमीन जो है वो नीम की जमीन कहलाती थी और यहाँ जा बजा नीम के दरख्त हुआ करते थे। और अगर आप 10 से 15 साल पहले जाते हैं तो आपको कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी नीम के, सफेदे के, लाल बादाम के, जंगल जलेबी के और बूंदी के बेशुमार दरख्त मिल जाते थे। लेकिन आज वो दरख्त मौजूद नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि शहर में बेढंगे अंदाज से लोगों को ला के बसाया गया है और जब लोगों को ला के बसाया गया है तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई कि इस शहर के साथ, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया है। और यहाँ 120 गज और 80 गज की कटिंग के ऊपर जो है वो बलाई दर बलाई मंजिलें बनाकर पोर्शन की सूरत में लोगों को बसा दिया गया है, जिसका नतीजा ये निकला कि दरख्तों की कटाई बेदरीक की गई है। इसके अलावा शहर की मज़ाफात से लेके और शहर के सेंट्रल तक जितनी सड़कें बनाई गई हैं या जितनी गलियों के डिजाइन बनाए गए हैं वहां इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि पुराने दरख्तों को ना काटा जाए, बल्कि उनको बेदर्दी से काटा गया। अब अगर आप कराची में गौर करें तो कराची में इस वक्त पीने के पानी के लिए बोरिंग का इस्तेमाल सबसे बड़ा जरिया है और सबसे आसान जरिया है। यानी कि कराची में बाकायदा तौर पर वो रफाही इदारे हों, वो ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो सरकारी मामलात हों या वो निजी कारोबार के मौके हों, जमीन खोद कर 100 से 150 फीट पर जहां उनको पानी मिला वहां उन्होंने 3-3.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए का आरओ सिस्टम नस्ब किया और उसके बाद या तो वो पानी बांट कर अपनी सियासत को चमकाने लगे। और ये सिलसिला 10-15 साल पहले शुरू हुआ था। जगह जगह जो वाटर प्लांट्स लगे थे तो वहां से पानी तो लोगों को मिल रहा था, लेकिन सोचने समझने वाला कोई जहन नहीं था कि ये पानी जमीन से निकाल कर क्यों आरओ करके बेचा जा रहा है। उसके बाद 4 से 5 लाख रुपए की कीमत गई इस आरओ प्लांट की। आज इसकी कीमत 7 से 8 लाख रुपए है, लेकिन लोगों ने ये 7 से 8 लाख रुपए एक छोटी छोटी दुकानों पर, दुकान से मुंसलिक जमीन को खोद कर बोरिंग लगाकर आरओ प्लांट लगाकर घरों में आरओ प्लांट लगा के पानी बेचना शुरू किया। इसके 2-3 नुकसान हुए। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि पौधों की जड़ें कमजोर हुई और पौधों को बाआसानी पानी नहीं मिल सका, जिसके बायस नए जो शजरकारी की या जो नए पौधे थे या जिन्होंने दरख्त बंधा था 15 से 20 साल में, वो दरख्त नहीं बन पा रहे क्योंकि जड़ें सूख रही हैं, जड़ों को पानी नहीं मिल रहा। पानी इस कदर निकाला गया है इस शहर से कि जमीन ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो काफी नीचे जा चुका है और उसके बाद जो एक कुदरत का निजाम था उससे आपने कर दी है छेड़छाड़। एक और वजह भी इसकी बन रही है और ये आपके और मेरे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि जो पानी आप लोग खरीद कर पी रहे हैं वो बोरिंग का जो पानी है वो कराची की जमीन को चूने की जो तय है यहाँ पर उसको काट कर और जो पत्थर की जो चट्टानें हैं इसको काट कर जो बोरिंग का पानी निकाला जा रहा है तो वो पीने लायक नहीं है। लेकिन जब वो आरओ किया जाता है तो
उसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स को शामिल करके उसको मीठा किया जाता है। तो आप और मैं वो पानी पी रहे हैं जो मुस्तकिल तौर पे हेपेटाइटिस का बाइस भी बन रहा है। आज से 7-8 साल पहले पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इस बात को इंडोर्स कर चुकी थी कि 3 में से एक शख्स जो है 7-8 साल पहले के डाटा के मुताबिक वो हेपेटाइटिस का शिकार था। लेकिन फिर हुआ यही कि इस डाटा को भी दबा दिया गया और आप लोगों तक ये बात नहीं पहुंच सकी। अब सूरत हाल ये है कि आप लोग वो पानी पी रहे हैं जो पीने लायक नहीं है। अब आ जाइए, कराची में जीने के लिए पानी जरूरी है, तो पानी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, और पानी अगर ये नहीं पिए तो फिर क्या क्या हो। देखिए, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हम डैम से है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो केंझर झील से है, और हमारे पास अल्लाह ताला का दिया हुआ जो पानी है जो हमारे दरिया सिंध से आ रहा है उसकी कराची तक रसाई जो आज से 30-40 साल पहले तक थी वो अब मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों से जो कैनाल को जो काट के पानी लाया गया था, बल्कि मुझे याद पड़ता है कि जब 18 टाउन्स का निज़ाम था, यानी कि सन 2004 से लेके 2008-9 तक, जब यहाँ पर मुस्तफा कमाल साहब नाजिम कराची थे, तो उन्होंने एक बहुत पुरानी नहर को जो है वो काट कर कराची को पानी सप्लाई करने का एक अच्छा काम भी किया था। और इन सारे सिनेरियोस के बीच में एक K4 नाम का मंसूबा भी आप लोगों ने सबने सुना है कि जी K4 बन रहा है। वो अलग बात है कि जब K4 पे खर्चे करने की बात आती है तो सिंध हुकूमत इसको विफाक में डाल देती है और बाकी मामला पर सिंध हुकूमत बोलती है कि कराची सिंध का हिस्सा है। लेकिन जब K4 का मंसूबा आता है तो इसका बजट विफाक के सर पर डाल दिया जाता है। 50% काम मुकम्मल हो जाने के बावजूद मार्च 2025 में जब डाटा आया कि 50% काम हो चुका है, 100 किलोमीटर का मामला है, केंझर से पानी खींच के लाना था, उसके बावजूद उसके ऊपर कोई अभी तक ओवरऑल ये सूरत हाल बन रही है कि यहाँ पर कोई इसके ऊपर सुनवाई नहीं। अब K4 मैं मार्च का आपको डाटा दे रहा हूँ कि 50% काम मुकम्मल होने का दावा किया गया था। इससे पहले 10 साल पहले K4 कहाँ खड़ा था, 15 साल पहले K4 कहाँ खड़ा था, और आने वाले 15 साल के बाद K4 कहाँ खड़ा होगा किसी को कुछ नहीं पता। बेदरीज इस शहर के अंदर लोगों को बसाया जा रहा है, मकानात के ऊपर बलाई मंजिलें तामीर करके पोर्शन दिए जा रहे हैं, उनकी पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए जमीन खोद खोद के पानी निकाला जा रहा है। जब कुदरत से छेड़छाड़ की तो कुदरत ने वो 150 फीट पे जो पानी आपको मिल रहा था, या जो 100 फीट पे जो 80 फीट पे जो आपको पानी मिल रहा था, वो 250 फीट पे चला गया। सोने पे सुहागा ये हुआ कि कराची में और कराची के आसपास गिरदोनवा में दरख्तों की कमी ने यहाँ पर बादलों को बरसने से रोक दिया। अब जब बादल ही नहीं बरस रहे तो ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो मजीद नीचे जा रहा है। जब बादल ही नहीं बरस रहे तो आपका जो डैम का सिस्टम था वो भी, जो छोटे छोटे डैम्स का जो सिस्टम था वो भी मुतासर हो गया। अब ले दे के मामला ये रह गया है कि कराची में गर्मी की शिद्दत में हो रहा है इजाफा। तो क्या आप और हम इस बात से अनजान रहे या हम इस बात को जान लें कि आज से 15 साल पहले, यानी कि साल 2009 और 2010 में जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन के ज़ेर असर जो इदारे हैं अक़वाम आलम के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और मौसमियात पर काम करने वालों ने पाकिस्तान को और साथ साथ भारत को, अफगानिस्तान को, बिलखुसूस पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इन्हें मोहतात कर दिया था कि आने वाले 10 साल के बाद आप शदीद ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो जाएंगे, आप शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हो जाएंगे, लेकिन इस पर कान नहीं धरा गया था। नतीजा ये निकला था आज से 3 साल पहले साल 2022 के अंदर आपके गिलगित बल्तिस्तान में ये इंसिडेंट्स होना शुरू हुए थे कि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में झीलें बनने लगी थी। ये टेम्परेचर ज़्यादा होने से हुआ था, यानी कि ग्लेशियर पिघल के झीलें बन रही थी। तो जब गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल ये थी तो मैं ये नहीं कह सकता कि कराची में आने वाले 10 साल के बाद आपके और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। कराची में बादलों ने बरसना बंद कर दिया है। आपको याद होगा कि साल 2022 में और साल 2023 में जो कराची में मूनसून की बारिशें हुई थी वो बेरब बारिशें हुई थी। उसके बारे में कहा जा रहा था हमारे महकमे मौसमियाती जानिब से कि ये सिस्टम समझ से बाहर है, लेकिन उसके बाद से आज तक, यानी कि पिछले 3 सालों में कराची में बारिशों की तादाद मुसलसल कम हो गई है और खतरे की घंटी ये बजा रहा है महकमा मौसमियात नहीं बल्कि मौसमियात पे काम करने वाले जो दीगर इदारे हैं कि आने वाले सालों में कराची में ये जो थोड़ी बहुत बारिशों का भी इम्कान है ये भी खत्म हो जाएगा। तो सोचने की बात यह है कि इसका हल क्या हो सकता है। मेरे नज़दीक जो इसका हल है वो मैं ना सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ बल्कि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत क्या कहना चाहिए उसको आला हल्कों के अंदर भी इस बात को डिस्कस किया है और मेरी कोशिश ये होगी कि अगर ये ब्लॉग को सुन रहा है तो ये मैं मैसेज आगे भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे नज़दीक इस मसले का हल था 1% लोगों को जिम्मेदार बन जाना, 1% लोगों का जिम्मेदार हो जाना। 3 करोड़ की आबादी में से अगर 100 में से एक आदमी आगे आता है और एक नीम का दरख्त लगा देता है या एक सफेदे का दरख्त लगा देता है तो
तो शायद आने वाले 10 से 15 सालों में मसला किसी हद तक कम हो जाए। अब मैं 1% की बात क्यों कर रहा हूँ, और मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला हलकों में ये बात पहुंचाने की कोशिश क्यों की थी, और वो मैंने उसका एक तर्ज अमल उनको क्या दिया था जिसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो सका और यकीनन होगा भी नहीं, क्योंकि एक आम शहरी की बात की कोई हैसियत नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ कि 1% क्या है। 3 करोड़ में से 100 में से अगर एक आदमी एक दरख्त लगाता है तो आज की तारीख में कराची के अंदर 3 लाख दरख्त लग सकते हैं। अगर कराची में 3 लाख दरख्त लग जाते हैं तो अगले 5 से 7 साल के बाद ये कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट जरूर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ बड़े लोगों से मैंने ये कहा था कि आप एक कानून लेके आइए सिंध असेंबली के अंदर, और उस कानून के जरिए आप हमारे शहर में काम करने वाले तमाम बिल्डर्स को इस बात का पाबंद कर दीजिए कि वो जो भी इमारत बनाएंगे उस इमारत के अहाते के अंदर कम से कम 4 से 6 दरख्तों की जगह छोड़ेंगे, और पहले वो दरख्त लगाएंगे, उसके बाद वो इमारत तामीर करेंगे। यानी कि जो बिल्डिंग का जो एक एरिया होता है उसके अंदर एक ग्रीन एरिया जरूर बनाएंगे। तो ये मेरी एक राय थी, उसके ऊपर मुझे उसके बदले मुझे जवाब ये मिला कि यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, एक बिल्डिंग में 6 दरख्त लग जाएंगे तो उन दरख्तों को पानी कौन देगा। तो जब ये जवाब मैंने सुना था तो मैंने अपनी नाक़िस अक़ल के मुताबिक ये किया था कि जिनका सोच का लेवल ये हो कि वो 6 दरख्तों को 6 महीने पानी नहीं दे सकते तो फिर आगे क्या कहा जा सकता है। एक किसी भी दरख्त को अगर आप एक नीम का दरख्त लगाते हैं तो आपको सिर्फ 4 से 5 महीने उसके ऊपर थोड़ा सा पानी फेंकना है। जिस मिट्टी में आप वो दरख्त लगाते हैं, आपने अगर उसको दिन में 1 गिलास पानी भी डाल दिया तो उसके लिए काफ़ी होगा। 6 से 7 महीने के बाद उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो खुद पानी खींचने के काबिल हो जाती हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप कम से कम एक दरख्त जरूर लगाइए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक MLA साहब से मैंने ये अर्ज की थी कि सर आप ये भी कर सकते हैं कि एक ऐसा कानून बनाइए जिसके तहत मोहल्लेदारों को इस बात का पाबंद बनाइए कि वो अपने 120 गज के मकान के ऊपर जो पोर्शन बना रहे हैं उसको रोकें। अच्छा, ये कानून ऑलरेडी मौजूद है लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट की जरूरत है, तो मैंने इस तनाजुर में बात की थी ताकि पानी के लिए मामला हल हो सके। लेकिन जिस शहर के अंदर किसी चीज़ को सीरियस नहीं लिया जाता वहाँ कोई ना कोई ऐसा होता है जो कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करता है। एक मुराद सोनी साहब हैं जो कराची कम्युनिटी पुलिसिंग कराची जो है उसके चीफ, उनकी जानिब से एक प्रपोजल हुकूमत सिंध को दिया गया था, लेकिन उस पर भी शायद अभी तक उनको कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल सकी है। उन्होंने ये प्रपोजल दिया था कि लियारी एक्सप्रेस वे जो है यानी कि जो सोराब बोर्ड से लेके माड़ीपुर तक 2 ट्रैक मौजूद हैं, माड़ीपुर टू सोराब बोर्ड, सोराब बोर्ड टू माड़ीपुर, इन दोनों ट्रैक्स के बीच में अगर आप देखें लियारी एक्सप्रेस वे के बीच में तो जो नदी का जो इलाका है वो पूरा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर कम से कम 1.5 लाख दरख्त लग सकते हैं, और अगर आज की तारीख में 1.5 लाख दरख्त लगा दिए जाते हैं तो अगले 10 साल के बाद ये पूरा एक तकरीबन 20-22-23 किलोमीटर का इलाका जो है ये एक खूबसूरत भी बन जाएगा और जंगल की शेप में आ जाएगा। ये एक बहुत अच्छा जंगल बन सकता है। सोराब बोर्ड से लेके माड़ीपुर तक लियारी एक्सप्रेस के दोनों ट्रैक्स के बीच का जो इलाका है जो खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे जंगल आबाद हो सकता है। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। अब ये 1.5 लाख पौधों की कॉस्ट क्या है? इस वक्त कराची की मकामी मार्केट में आप अगर अपने घर से निकले, मोटरसाइकिल पे बैठे, गाड़ी में बैठे और करीबी नर्सरी चले जाएं, फुटपाथ पर मौजूद है, तो अगर आप उससे एक नीम का पौधा लें और अगर आपसे बोले मुझे एक नीम का पौधा दे दो तो वो आसानी आपको 100 रुपये दे सकते हैं। तो आप इस 100 को 1.5 लाख से मल्टीप्लाई कर लें तो कोई बहुत बड़ा बजट नहीं था किसी भी सरकार के लिए कि अगर वो ये काम कर सके। आपसे गुजारिश ये है कि अपने बच्चों को बचाना है तो कोशिश कीजिए कि एक दरख्त लगा लीजिए, वरना आने वाले 5 से 7 साल के बाद आपका, मेरा, हमारे बच्चों का बहुत बुरा असर होने वाला है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।